सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में बात होगी तमाम बड़ी और अहम खबरों की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। दिखाएंगे इससे जुड़ी खबर। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना देने को लेकर क्या अहम बातें कही हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, होगी इसकी भी बात। साथ ही भारत ने कहा है कि वो उम्मीद करता है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से पीछे हटने और तनाव के खात्मे को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम करेगा। इसके अलावा भारत ने कहा है कि उसे कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से कोई संदेश नहीं मिला है। इससे जुड़ी हर खबर पर होगी विस्तार से नजर। कोरोना से जुड़ा हर अपडेट और मौसम से जुड़ा हाल भी। आइए शुरू करते हैं सुबह 9 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कवर किए गए शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे समग्र, बहुविषयक और भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई गणमान्य व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति, संस्थानों के निदेशक और कॉलेजों के प्रधानाचार्य और अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि साझा करना और देखभाल करना यानी शेयर एंड केयर हमारे दर्शन का मूल मंत्र रहा है और प्रख्यात शिक्षाविद दिवंगत राजलक्ष्मी पार्थसारथी ने अपने जीवन में इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। गुरुवार को राजलक्ष्मी पार्थसारथी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को अपनी सभ्यता की विरासत के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें भारतीय और वैश्विक प्रथाओं का संयोजन करना सीखना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजलक्ष्मी पार्थसारथी स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ना तो कोई भाषा थोपी जानी चाहिए और न ही किसी भाषा का विरोध ही किया जाना चाहिए। This is very important to preserve and promote our rich Indian languages. I have time and again said there should be no imposition and no opposition to any language. Simple. No imposition, no opposition. That is the position. So the children must be provided an opportunity to learn as many languages as possible. But first of all, they should be taught in the mother tongue. उपराष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को कम करके विद्यार्थियों पर से बोझ कम किया गया है। विद्यार्थियों को खेलकूद और शारीरिक अभ्यास को भी बराबरी का महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग को शुरुआत से ही स्कूली पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए। There used to be a craft class. There used to be a gardening class. There used to be a NCC, NSS or Air Wing class. And also these children used to be taken out to show important places. The idea is to educate them right from the beginning. Students must also be encouraged to place equal emphasis on physical activity and sports. Yoga should also form part of school education. उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दूरदर्शी दस्तावेज बताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थी केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत को नॉलेज सोसाइटी बनाना है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भारत के अंदरूनी मामलों से अन्य देशों को दूर रहने की सलाह दी है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि पर कल पंजाब विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित प्रथम सुषमा स्वराज स्मारक व्याख्यान में उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है और अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संसद में विस्तृत विचार विमर्श के बाद किया गया है और बहुमत ने इसका समर्थन किया है। Article 370 was abrogated by the Parliament with a comfortable majority after discussion, detailed discussion. Abrogation of Article 370 is totally an internal matter of India.
The other countries, they have no business to interfere or make comment on our internal happenings, our internal matters. Every country is expected to take care of their own countrymen, safeguard their own interest, and focus attention on their internal problems rather than unnecessarily interfering or commenting on the internal affairs of any country. उपराष्ट्रपति ने किसी भी देश का नाम लिए बिना कहा कि भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने के बजाय उन्हें अपने मुद्दों से निपटना चाहिए। I advise one and all, not only the neighbor who made this comment, one and all, please do not interfere in others' internal affairs. Every country is independent, particularly we are a democratic country, we are a parliamentary democracy. We have such a track record that we discuss issues threadbare, understand pros and cons, and then we take decisions in the larger interest of the country. लोकसभा और राज्यसभा में पिछले साल 5 और 6 अगस्त को इस फैसले पर मतदान के लिए प्रस्ताव रखा गया था और इसे संसद का स्पष्ट जनादेश मिला। निचले सदन ने इसके पक्ष में 80% मतदान किया और उच्च सदन ने इस विधेयक के पक्ष में लगभग 66% मतदान किया। भारत ने कहा है कि वो उम्मीद करता है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से पीछे हटने और तनाव के खात्मे को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से काम करेगा, जैसा कि पिछले महीने दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव पिछले महीने सीमा मुद्दे पर दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधि, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच 5 जुलाई 2020 को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों के पूर्ण रूप से पीछे हटाने को लेकर टेलीफोन पर हुई बातचीत का जिक्र कर रहे थे। भारत ने कहा है कि उसे कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से कोई संदेश नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो जाधव को बिना शर्त और बेरोक-टोक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को उन मूलभूत मुद्दों को सुलझाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह लागू करने से संबंधित है। ये सभी मुद्दे भारत को सभी प्रासंगिक कागजात उपलब्ध कराने और जाधव तक बिना किसी बाधा और किसी शर्त के राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित है। Pakistan needs to address the basic issues which pertain to an effective review in fulfillment and implementation of the ICJ judgment. And these basic issues pertain to one, making relevant documentation available to us, as well as providing unimpeded, unhindered and unconditional consular access to Kulbhushan Jadhav. केंद्र सरकार ने जीसी मुर्मू को देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। मुर्मू राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव महर्षि को साल 2017 में कैग नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। जीसी मुर्मू राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। 60 साल के गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो गुजरात कैडर के अफसर हैं। जीसी मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले LG के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने बुधवार को इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 9 महीने का रहा। अब खबर देश के मेहनतकश किसानों से जुड़ी हुई। देश के किसानों के लिए खुशखबरी और राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को मजबूत करने के मकसद से किसान रेल शुरू कर रही है। ये सेवा आज सुबह शुरू होगी। पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक वीडियो लिंक के जरिए किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल फरवरी में पेश बजट में जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियों जैसे उत्पादों के माल वहन के लिए किसान रेल चलाने की घोषणा की थी। रेलवे फल, सब्जियां, मछली, मांस और दूध जैसे जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की ढुलाई करेगी। पहली ट्रेन करीब 32 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करके 8 अगस्त को शाम 6:45 बजे दानापुर पहुंचेगी। रेल मंत्री ने कहा है कि उनके मंत्रालय का उद्देश्य किसान रेल के जरिए खेती करने वालों की आमदनी दुगना करना है।
संसद भवन परिसर में संसदीय समितियों की बैठकों के कारण फिर काफी गतिविधियां दिखने लगी हैं। स्थायी समितियां लगातार अपनी बैठकें कर रही हैं। आज भी विभाग संबंधी 2 स्थायी समितियों के साथ लोकसभा की याचिका समिति की बैठक होने जा रही है। संसद की विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति अपनी बैठक में जहां पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का विचार सुनेगी, वहीं श्रम संबंधी स्थायी समिति अप्रवासी मजदूरों, संगठित और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर कौशल विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों में से विचार करेगी। वहीं याचिका समिति अपनी 3 रिपोर्टों को अंतिम रूप देने के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों से एजेंडे पर बात करेगी। संसद की सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण संशोधन विधेयक की पड़ताल के क्रम में कल विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया। संसदीय सौध के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सांसद रमा देवी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव और अन्य अधिकारियों ने विधेयक से संबंधित तथ्य पेश किए। ये विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसकी विस्तृत पड़ताल के लिए सांसदों की मांग पर 23 दिसंबर 2019 को इसे समिति को सौंपा गया, लेकिन कोरोना संकट की वजह से समिति समय से रिपोर्ट नहीं दे पाई। समिति के अनुरोध पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रिपोर्ट देने के लिए 12 सितंबर तक का समय दिया है। विधेयक में मौजूदा अधिनियम को बदलती सामाजिक आर्थिक जरूरतों के तहत और प्रासंगिक बनाना है। संसद के कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति ने देश में वर्चुअल कोर्ट्स के मुद्दे पर कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया। समिति की 14वीं बैठक में शामिल 12 सांसदों में नए सदस्य दीपेंद्र सिंह और राजेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे। सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 1.5 घंटे तक इस विषय पर चर्चा की। बैठक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, दिल्ली हाईकोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों के विचारों को सुना गया। इससे पहले समिति ने 27 जुलाई को इसी मुद्दे पर न्याय विभाग के सचिव और सुप्रीम कोर्ट के महासचिव जैसे अधिकारियों के विचार जाने थे। इस विषय पर समिति की पड़ताल अभी जारी रहेगी, लेकिन अगली बैठक 15 अगस्त के बाद तय होगी। सभापति राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने 2 सांसदों का समितियों से इस्तीफा स्वीकार करके नए सदस्यों का मनोनयन किया है। इसमें मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति से त्याग पत्र देने वाले डेरेक ओब्रायन की जगह सभापति ने अर्पिता घोष को सदस्य बनाया है। वहीं वित्त संबंधी स्थायी समिति से 30 जुलाई को त्याग पत्र देने वाले सांसद इलामारम करीम के स्थान पर विकास रंजन को सदस्य बनाया गया है। इनका मनोनयन 5 अगस्त से प्रभावी हुआ है। संसद भवन परिसर में मौजूद रेलवे कैंटीनों में एक नया पेय काढ़ा 10 अगस्त से शामिल होने जा रहा है। कोविड-19 के चलते सांसदों की ओर से की जा रही मांग को देखते हुए ये नया पेय अब रेलवे की कैंटीनों का पहली बार हिस्सा बनने जा रहा है। इसका मूल्य प्रति कप 11 रुपए रखने का फैसला किया गया है। कैबिनेट सचिव की अगुवाई वाली खोज समिति आज रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद के लिए छांटे गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेगी। पहले ये साक्षात्कार 23 जुलाई को होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया। केंद्रीय बैंक के वरिष्ठतम डिप्टी गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन ने अपने विस्तारित कार्यकाल के पूरा होने से 3 महीने पहले 31 मार्च को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया था। उसके बाद से पद रिक्त है। विश्वनाथन 39 साल तक केंद्रीय बैंक से जुड़े रहे। साक्षात्कार के बाद चुने गए उम्मीदवार का नाम अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेजा जाएगा।